तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ओके। तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम रासायनिक बंधन क्या है, रासायनिक बंध क्या है, रासायनिक बंध के प्रकार क्या है, फिर इसके बाद हम आएंगे संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और फिर है रासायनिक बंध निर्माण के सिद्धांत। तो कुल मिला के ये यूनिट में हमें कंप्लीट डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रासायनिक बंधन और रासायनिक बंध और उनके निर्माण का आधार क्या है, वो क्यों बनते हैं। ठीक है। तो पहले तो आते हैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो बच्चों, जब अणुओं का निर्माण होता है तो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, उनके मध्य रासायनिक संयोग होता है। तो इस तरह से अणु निर्माण में परमाणुओं का परस्पर रासायनिक संयोग करके आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। समझ गए ना, कि तत्वों के परमाणुओं का परस्पर रासायनिक संयोग करके आपस में जुड़ना रासायनिक बंधन कहलाता है, तथा अणुओं में या अणु में परमाणुओं को परस्पर जोड़ने वाले बल को रासायनिक बंध कहते हैं। तो जब अणु बना और परमाणु आपस में जुड़ गए तो इन परमाणुओं को बांध के रखने वाला जो बल है बच्चों, उसी बल को बोला गया है रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। और ये जो बंध है परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या फिर सहभाजन से बनता है। तो ये जो रासायनिक बंध बनते हैं, तो दो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो या तो उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण हो जाता है, या फिर वो आपस में इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करते हैं। तो इस प्रक्रम में दोनों परमाणुओं के बीच में एक प्रकार का बल बन जाता है और वही बल इनको आपस में जोड़ के रखता है। तो इसी को बोला गया है रासायनिक बंध। और रासायनिक बंध बनने का पूरा जो प्रक्रम है वही कहलाता है रासायनिक बंधन। बात क्लियर है अच्छी तरह से, कि जैसे दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से H2O का बनना और दोनों परमाणुओं का या दोनों तत्वों का आपस में जुड़ जाना ही क्या है, रासायनिक बंधन। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परस्पर जोड़ के रख रहा है बल, वही है रासायनिक बंध। तो ये जो बंध बने हैं, या तो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुआ होगा या फिर सहभाजन। यहां तक बात क्लियर है। मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है HO और ये क्या है H। तो ये है रासायनिक बंध। ठीक है। इन्हें अंतः अणुक बल भी बोलते हैं, क्योंकि अणु के अंदर परमाणुओं के बीच में एग्जिस्ट रहता है ये बल। अब हम आ जाते हैं रासायनिक बंध निर्माण के कारण, कि रासायनिक बंध क्यों बनते हैं, अणुओं का निर्माण क्यों होता है। तो पहला आधार जो है इसका, वो है निम्न ऊर्जा अवस्था एवं उच्चतम स्थायित्व। तो देखो बच्चों, जब तक परमाणु स्वतंत्र अवस्था में है, फ्री है, मुक्त है, तो वो अधिक ऊर्जा रखते हैं और अस्थायी होते हैं। समझ गए ना, कि परमाणु जब तक स्वतंत्र है, मुक्त अवस्था में है, तब तक उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, और वो स्वतंत्र रहने के कारण अधिक ऊर्जा के कारण कम स्थायी होता है। तो ऐसे में तब तो चाहता है कि उसके परमाणु ज्यादा स्थायी हो जाए। तो ऐसा करने के लिए परमाणुओं से अणु का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो परमाणुओं से जब अणु का निर्माण होता है तो इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो अणु को परमाणु से अधिक स्थायी बनाती है। बात समझ गए ना, कि अणु का निर्माण होना एक ऊर्जा उत्सर्जन का प्रक्रम है, और यही कारण है कि परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण कर लेते हैं और अपने आप को आणविक अवस्था में ज्यादा स्थायी बना लेते हैं। तो यही लिखा है मैंने कि परमाणुओं से अणु निर्माण प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो अणु को क्या है, परमाणु से अधिक स्थायी बनाता है। जैसे दो हाइड्रोजन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में है, इनकी ऊर्जा काफी हाई होती है। तो जब ये रासायनिक संयोग करेंगे, ठीक है, तो ऐसे में H2 अणु बन गया और इसमें ऊर्जा निकली 437 किलोजूल पर मोल। तो ये जो ऊर्जा है, इससे जो H2 है वो 2H परमाणुओं से ज्यादा स्थायी
हो जाता है, इतनी ऊर्जा तंत्र से बाहर निकल गई। अब H2 स्थायी रहेगा। अगर इतनी ऊर्जा फिर से दे दी जाए 437 किलो जूल पर मोल, तो दोनों H फिर टूट जाएंगे और दो परमाणु में बदल जाएंगे। तो ये एक अस्थायी है, समझ गए ना, कि दो परमाणुओं का अलग अलग रहना एक अस्थायित्व को व्यक्त करता है, लेकिन H2 का बनना एक स्थायी रूप होगा। ठीक इसी तरह से कार्बन को हम जला दें, CO2 बना दें, और रासायनिक संयोग हो जाता है, CO2 बनती है, तो 393 किलो जूल पर मोल ऊर्जा उत्सर्जित हुई। तो ये क्या है, एक स्थायी रूप हो गया। तो यही रीजन है पहला, कि हर एक परमाणु अपने आप को ज्यादा स्थायित्व प्रदान करना चाह रहा है, और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही रासायनिक संयोग करता है, और रासायनिक संयोग में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, दो परमाणुओं के बीच में रासायनिक बंध बन गए, और जो अणु है वो परमाणु से कहीं ज्यादा स्थायी हो जाता है। दूसरा जो है आधार, जो दूसरा कारण दिया गया वो है निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्राप्ति या अष्टक नियम। इसी को बोलते हैं कि परमाणु जो है रासायनिक संयोग करने में अपने अंतिम कोश में किस तरह का विन्यास रखेगा, क्यों, कब स्थायी होगा, इसके लिए एक नियम भी दिया गया जिसे बोला गया अष्टक नियम। लुईस और कॉसेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा है कि रासायनिक बंध निर्माण में तत्वों की प्रवृत्ति होती है कि तत्व इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान या सहभाजन करके अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है और अपने आप को अधिक स्थायी बना लेता है। बात समझ गए कि दूसरा आधार है कि जब रासायनिक बंध निर्माण होता है तो हर एक तत्व की ये प्रवृत्ति होती है कि उसके जो अंतिम कोश है, मतलब संयोजी कोश, वहां पर मिनिमम 2 या फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8। ऐसा होने से तत्व के अंतिम कोश का अष्टक पूर्ण हो जाता है, और अष्टक पूर्ण हो जाने से जो आयन बना या जो भी परमाणु है वो अपने आप को अधिक स्थायी बना लेता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ना तो हम सोडियम का यूज कर सकते हैं ना ही डायरेक्ट क्लोरीन का, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम को पानी में रख दें तुरंत रिएक्शन हो जाती है, क्लोरीन एक पॉइजनस नेचर का होता है। लेकिन सोचो हम NaCl पर डे यूज करते हैं, रीजन क्या है कि Na के संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर वो निकल जाए तो सोडियम में अष्टक पूर्ण हो जाएगा आउटर मोस्ट में। क्लोरीन को अष्टक पूर्ण करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 है। तो दोनों जब परस्पर मिले तो इन्होंने अपने बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला और क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया, और इस तरह से Na+ और क्या बन गया, Cl-। और ये जो NaCl बन गया, अब इनके बीच में एक प्रकार का क्या उत्पन्न हो गया बच्चों, आकर्षण। यही क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड, समझ गए ना। और इसी आकर्षण के कारण अब Na+ और Cl आपस में जुड़े रहते हैं। अब ना तो Na कोई रासायनिक क्रिया करेगा आगे और ना ही Cl, क्योंकि इनके अष्टक क्या हो गए, ये देख रहे हैं आप, ये अष्टक हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना संयोजी कोश में, यहां पर भी अष्टक दिख रहा है। तो इस तरह से NS2-NP6 कॉन्फ़िगरेशन ही निष्क्रिय विन्यास कहलाता है, और इस तरह से स्थायी हो गए। ठीक इसी तरह से फ्लोरीन देखो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है जब तक अपनी परमाणविक अवस्था में है, तो 2 फ्लोरीन एटम आपस में सहभाजन कर लेते हैं और दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए संयोजी कोश में। अब फ्लोरीन अणु अपने आप में रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। तो ये है कि रासायनिक बंध इसलिए बनते हैं ताकि परमाणु किसी भी प्रकार से अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लें, और जैसे ही इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर ये किसी से रासायनिक क्रिया नहीं करते। Na और Cl में अष्टक पूर्ण है, अब ये हमारी बॉडी में भी रहेंगे तो भी कोई रासायनिक क्रिया किसी से नहीं करते। तो ये है रासायनिक बंध का आधार। अगर आपको और प्रमाण देखना है अष्टक नियम के, तो आप देखते हैं कि निष्क्रिय गैसें होती हैं, शून्य वर्ग के जो तत्व हैं, है ना, वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। क्यों है, मतलब वो अपनी परमाणविक अवस्था में ही निष्क्रिय है। आपको सीधा दिख रहा है कि इन तत्वों के संयोजी कोश में पूर्ण रूप से अष्टक भरा हुआ है, NS2-NP6 विन्यास होता है। अब ये नहीं चाहते कि कोई इलेक्ट्रॉन इनसे निकले या इनमें कोई इलेक्ट्रॉन जुड़े, इसलिए प्रमाण दिखता है अष्टक नियम का शून्य वर्ग के तत्वों का रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने में। तो यही लिखा है, शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं क्योंकि इनकी परमाणविक अवस्था में संयोजी कोश का अष्टक क्या है, बिल्कुल पूर्ण है, इसलिए किसी से रासायनिक क्रिया
नहीं करते। अब देखो अष्टक नियम ये कहता है कि तत्व का संयोजी कोष अगर 8 इलेक्ट्रॉन से भरा है तो ही वो स्थायी होगा। लेकिन बहुत सारे यौगिक ऐसे भी मिले जिनमें परमाणुओं के अष्टक पूर्ण नहीं है, फिर भी अणु स्थायी होते हैं। तो वहां पर अष्टक नियम के हम अपवाद भी देखेंगे। अभी पहले मैं अष्टक नियम की सीमाएं बता दें कि ये अष्टक नियम क्या क्या बताता है और क्या नहीं बताता। देखो अष्टक नियम अणु बनने का आधार तो बता रहा है, लेकिन अष्टक नियम अणुओं के सापेक्ष स्थायित्व को व्यक्त नहीं करता कि कौन सा अणु ज्यादा स्थायी होगा कौन सा कम होगा, इसको अष्टक नियम से नहीं बताया जा सकता। परमाणुओं को जरूर बताया जा सकता है कि इसमें 2 परमाणु आपस में इस तरह जुड़ गए तो वो स्थायी हो गए। दूसरा है अणु के निर्माण में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता, इसमें कोई ऊर्जा निकलेगी, लगेगी, नहीं लगेगी, इसकी कोई व्याख्या इसमें नहीं की गई। और ना ही अणुओं की आकृति के बारे में, ना उनके निर्माण की पूरी प्रक्रिया के बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं किया गया। केवल ये बोला गया कि रासायनिक क्रिया होगी तो तत्व अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे और अष्टक पूर्ण होने से वो स्थायी हो जाएंगे। बात क्लियर है। बाकी बहुत से तत्व कम स्थायी हैं, बहुत ज्यादा स्थायी हैं, इसका रीजन क्या है इसको नहीं बताया गया। अब हम आते हैं अष्टक नियम के अपवाद। अब कुछ ऐसे भी यौगिक प्राप्त हुए जिनमें जो तत्व उपस्थित थे उनके अष्टक जो है या तो अपूर्ण थे या उससे भी ज्यादा थे, तो इनका अपवाद, फिर भी वो स्थायी थे। तो जैसे देखो पहला है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों का स्थायित्व। आप देखोगे कि जो क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं और बोरॉन वर्ग है, इनमें कुछ तत्व जैसे फर्स्ट ग्रुप में क्षारीय धातु में लिथियम है, क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम है ना। इसके अलावा आप बोरॉन ग्रुप में चले जाएं तो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है। इन तत्वों के जो यौगिक बनते हैं, ठीक है, इन तत्वों के जो यौगिक बनते हैं उनमें इन तत्वों का अष्टक अपूर्ण रहता है, पूर्ण नहीं होता, फिर भी इनके यौगिक स्थायी। जैसे लिथियम क्लोराइड में, लिथियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। बेरिलियम क्लोराइड में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बेरिलियम फ्लोराइड में 4 इलेक्ट्रॉन है, B2H6 में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। EF3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, AlF3 में 6, फिर भी स्थायी है। हाइड्रोजन के कंपाउंड देख लो, ठीक है, हाइड्रोजन के यौगिक, हाइड्रोजन के यौगिक देखो, चाहे H2O देख लो, चाहे HCl देख लो, चाहे HF देख लो, यहाँ हाइड्रोजन 1s2 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, अष्टक तो नहीं है ना। अष्टक अगर पूर्ण होता तो स्थायी होना था, फिर भी HCl, HI, H2 सब बहुत ही स्थायी यौगिक है। ऊपर जो आपने देखे ये बोरॉन और बेरिलियम ग्रुप के मेंबर्स जो कंपाउंड्स हैं, ये भी अपने आप में पूर्ण स्थायी है, जबकि इनके अष्टक पूर्ण नहीं। बृहद अष्टक या बृहद संयोजी अणुओं का निर्माण, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है, उनमें आप देखोगे अष्टक नियम लागू नहीं होता। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन समूह के तत्व बृहद अष्टक यौगिक 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं जो स्थायी है। जैसे PCl5 10 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के खुद के 5 क्लोरीन के सहभाजन से मिल गए तो कितने हो गए 10, है ना। यहाँ भी 10 हो रहे हैं फास्फोरस के साथ। SF4 6 खुद के और 4 फ्लोरीन से मिल गए 10 इलेक्ट्रॉन। SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन, IF3 में 10 इलेक्ट्रॉन, IF5 में 12 है, IF7 में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है, फिर भी अपने आप में ये सब स्थायी यौगिक है, तो यहाँ पर भी अष्टक नियम लागू नहीं होता। जिनोन के यौगिक में चले जाओ, जिनोन जो है अपने आप में पहले से ही निष्क्रिय विन्यास रखता है, पर जिनोन की परमाणुक अवस्था में ही अष्टक पूर्ण होता है। फिर भी जिनोन बहुत से ऐसे यौगिक बनाता है जो पूर्ण रूप से स्थायी है और उनमें अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो जिनोन फ्लोराइड 10 इलेक्ट्रॉन, जिनोन टेट्राफ्लोराइड 12 इलेक्ट्रॉन, जिनोन के खुद के 8 और 4 फ्लोरीन से मिल गए, है ना। हेक्साफ्लोराइड 14 है, जिनोन का ऑक्साइड है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जिनोन के हो गए, जिनोन के 8 नहीं, यहाँ पर हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये जिनोन के जो कंपाउंड दिख रहे हैं इनमें अष्टक नियम लागू नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा, तो इनको बोलते हैं सुपर ऑक्टेट कंपाउंड। तो ऑब्जेक्ट आता है बच्चों इनमें कि आप इनमें से बताएं कौन सा सुपर ऑक्टेट है। तो ध्यान रखें जिनमें sp3d से लेके कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है
उनमें तो ये होगा ही होगा। ठीक है, मतलब sp3d से लेके कोई भी हाइब्रिडाइजेशन दिखता है वहां पर यौगिक का अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है तो भी उसमें जैसे सल्फर है, डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सुफूर है, उनमें भी बहुत अष्टक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। भले sp3 हाइब्रिड स्टेट है तो भी उनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो अगर sp3 है और लोन पेयर बच जाता है तो भी अष्टक से मतलब है sp3d से लेके कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है, सुपर ऑक्टेट तो हो गई पहली बात। अगर ठीक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें एक भी लोन पेयर बच रहा है तो भी वो अष्टक नियम से अपवाद दर्शा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं विषम इलेक्ट्रॉन अणु। कुछ ऐसे भी अणु ज्ञात हैं जिनकी संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां देख लो आप, नाइट्रोजन के खुद के 5 होते हैं। ठीक है, ये खुद के हो गए 5 इलेक्ट्रॉन और इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थ्रू मिल गए, तो यहां पर इसमें देखोगे आप 7 हो गए, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक इसी तरह से यहां पर भी आपको ऑड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, 4 और 6 और एक 7 है ना। हैलोजन में देख लो आप, क्लोरीन के ऑक्साइड, ब्रोमीन के ऑक्साइड, आयोडीन के ऑक्साइड, अगर आप इनमें देखोगे तो इनमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और ये फिर भी स्थायी है। तो इस तरह से अष्टक नियम के कुछ अणु जो है अष्टक नियम का तो पालन करते हैं, लेकिन सभी पे अष्टक नियम लागू हो ये जरूरी नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस अणु में अष्टक नियम नहीं लग रहा है या इनमें किस में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ध्यान रखें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है का मतलब है कि 8 से ज्यादा भी है या 8 से कम भी है। तो इस तरह से हमें अष्टक नियम को ध्यान रखना। फिर एक चीज और बता दूं, तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन, तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और उसमें लोन पेयर निकालना। तो तत्व के अंतिम कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। समझ गए बच्चों कि आपने किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो उसका जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसके लिए n होता है, n वैल्यू होती है, क्वांटम नंबर n, क्वांटम नंबर, तो वह संयोजी कोश कहलाता है। वहां पर आपको जितना इलेक्ट्रॉन दिखते हैं वही तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्व की संयोजकता कहते हैं। उसमें से परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में प्रयोग किए, ये तत्व की क्या कहलाती है बच्चों, संयोजकता। ठीक है, परमाणु द्वारा निर्मित कुल सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंधों की संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं, जबकि आयनिक बंधों की संख्या को आयनिक संयोजकता या ठीक है स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण जो संयोजकता बनती है उसे बोलते हैं आयनिक संयोजकता। बात क्लियर है। संयोजी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उनमें से कितने बंध बनाने में प्रयुक्त हुए तत्व के वो उसकी संयोजकता, और कुल मिलाप के सहसंयोजी और उप सहसंयोजी बंधों की संख्या को हम सहसंयोजकता कहते हैं, और आयनिक बंधों की संख्या को आयनिक संयोजकता। जैसे N2O4, तो यहाँ नाइट्रोजन 4 बंध बना रहा है, एक उप सहसंयोजी, 3 सहसंयोजी, तो हम नाइट्रोजन की सहसंयोजकता बोलेंगे 4। ठीक इसी तरह से जैसे बोरॉन में होता है, ठीक है, टेट्रा फ्लोरोबोरेन जो होता है माइनस में, तो यहाँ पर -1 लगा है, तो यहाँ पर इसकी सह संयोजकता कितनी हो गई, वो भी कितनी है बच्चों, 4। इस तरह से आयनिक बंध की संयोजकता, जैसे NaCl में Na की आयनिक संयोजकता 1 है, Cl की 1 है। विद्युत संयोजकता भी बोलते हैं इसे, आयनिक संयोजकता या इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, विद्युत संयोजकता। तो Na की विद्युत संयोजकता तो 1 है। MgCl2 में 2 है, Mg की Cl की 1। ठीक इसी तरह से पूछा जाए Al2O3 में एल्यूमिनियम की विद्युत संयोजकता कितनी है, ठीक है, तो वो कितनी दिख रही है, आप देख रहे हैं, अपोजिट गिन देखते हैं, एल्यूमिनियम की 3, ऑक्सीजन की 2, तो ये कितनी हो गई, 3। अगर आपको बंध इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है कि परमाणु में किसी अणु के चारों तरफ कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बंध इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुना सहसंयोजकता कर दें, ठीक है, क्योंकि हर एक सहसंयोजी बंध से 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। बंध युग्म निकालना है कि उसमें बंध युग्म कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो आप सहसंयोजकता के बिल्कुल बराबर होंगी।
अगर आपको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या निकालनी है कि उसमें कितने हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब ये तत्व के लिए पर्टिकुलर, ठीक है। तो जिस परमाणु में आपको निकालना है उस परमाणु के आपको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस सह संयोजकता, उसमें कुल कितने, मतलब संलग्न बंधों की संख्या, ऐसा कर दें अपॉन में 2 कर दें। ऐसा करोगे तो आपको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या निकलाएगी। अगर आप 2 नहीं डिवाइड करेंगे तो कुल एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, समझ गए ना। जैसे हम यहां पर आते हैं XeF2 में कुल बंध इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या एवं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या होगी। तो देखो जिनोन XeF2 बंध युग्म होंगे 2, क्योंकि इसमें 2 सहसंयोजी बंध हैं, एक सहसंयोजी युग्म, एक बंध एक युग्म को बताता है, तो 2 हो गए, तो 2 है बंध युग्म। और बंध इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो ये हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, एक बंध बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। अब आता है कि हमें XeF2 में कुल निकालना है लोन पेयर। तो पहले जिनोन के निकालेंगे हम पूरे, अगर अणु में पूछे गए हैं बच्चों तो हर एक परमाणु का अलग अलग लोन पेयर निकालोगे। कुल में बोले गए हैं तो हर एक परमाणु का अलग अलग निकाल के फिर जोड़ देना है, ठीक है। जैसे XeF2 में कुल एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, तो हम पहले जिनोन के निकालें। तो जिनोन के लोन पेयर कैसे निकलेंगे, 8 तो हो गए जिनोन के खुद के संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जिनोन से 2 बंध संलग्न है, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, एकल संयोजी है। तो इस तरह से बंधों की संख्या हो गई 2 और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गए जिनोन के लोन पेयर। अब आते हैं फ्लोरीन में कितने होंगे, तो फ्लोरीन के खुद के आप देखोगे 7 होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और एक फ्लोरीन जिनोन से एक बंध से जुड़ा है, तो 7 - 1/2 कर दो, तो ये आ गए फ्लोरीन में एक फ्लोरीन के ये हो गए पर एटम, है ना। तो 3 लोन पेयर है, तो कुल हो गए जिनोन 1 है और फ्लोरीन 2 है, तो जोड़ दें तो टोटल हो गए लोन पेयर 9। ऐसे XeF4 में निकालेंगे लोन पेयर, तो XeF4 मतलब इसमें 4 फ्लोरीन जुड़े हैं एक Xe से, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर जिनोन के संयोजी इलेक्ट्रॉन तो हो गए 8, बंधों की संख्या होगी 4, 2 से डिवाइड कर दो 2 आ गए। फ्लोरीन के लोन पेयर निकालोगे पर फ्लोरीन में निकलाएंगे 3, तो टोटल जोड़े तो कितने हो गए 14। यहां तक बात समझ गए। फिर आता है औपचारिक आवेश निकालना। तो औपचारिक आवेश कैसे निकालते हैं इसके बारे में, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर हम इसके बाद औपचारिक आवेश, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, परमाणुओं के, अणुओं के, तो अभी आप केवल अच्छे से लोन पेयर निकालना, बंध युग्म निकालना ये सीखें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।